आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साधारणीकरण के ऊपर। साधारणीकरण को लेकर के विभिन्न आचार्यों ने अपने अलग-अलग मत दिए हैं। उन सभी मतों का अध्ययन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने साधारणीकरण के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साधारणीकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? भट्टनायक ने। और भट्टनायक के बारे में हमने इससे पिछले वीडियो में थोड़ा सा जिक्र किया था। वहां पर साधारणीकरण के बारे में पहली बार हम लोगों ने जिक्र किया था। तो अब बारी है इन सभी आचार्यों के बारे में जानने की कि भट्टनायक के बाद कौन कौन से आचार्य आए और उन्होंने साधारणीकरण के बारे में क्या क्या अपनी राय दी। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे भट्टनायक से ही करेंगे। इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में जान लिया था, पर लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर भी जान लेते हैं। आप सभी को याद होगा कि भट्टनायक ने बताया था कि रस की प्राप्ति हमें इन 3 चरणों में होती है। सबसे पहला जो है अभिधा व्यापार। अभिधा व्यापार के अंदर शब्द शक्ति आती है, जिसके माध्यम से हम लोग कोई काव्य लिखते हैं या फिर कोई नाटक, जिन शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो दूसरा, जब वो शब्द बोल दिए जाते हैं तो उसके बाद उन्हें सुनने के बाद जब उसके भाव को लोग ग्रहण करते हैं तो उसे भावकत्व की श्रेणी में रखा। और जब ये भावकत्व की प्रक्रिया हो रही होती है तो यहीं पर ही जो विभाव आदि होते हैं, विभाव आदि आपको मैंने बताया था, वो जो हमारे अंदर के जो स्थायी भाव है उनको जागृत करें। तो जब इन विभाव आदि का जब साधारणीकरण हो जाता है कि मान लो कोई प्ले चल रहा है यहाँ पर नाटक, तो उन नाटकों के अंदर जो भी दृश्य चल रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसी एग्जाम्पल को हर एक आचार्यों के साथ जोड़ करके देखेंगे कि मान लो कोई प्ले किया जा रहा है इस जगह पर और ये एक क्लासरूम है, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं। एक अध्यापक वहाँ पर आया और अध्यापक के आने के बाद सब बच्चों ने उन्हें देखा और आराम से अनुशासन में वो लोग हो गए। और टीचर ने आते ही ये बोला कि मैं आज आप सब लोगों का सरप्राइज टेस्ट लूँगा। ये सुनते के साथ सभी के सभी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए और एक तरीके से उन्हें ये लगा कि ये हुआ क्या अचानक से। तो ये वाला जो उदाहरण मैंने आपको दिया, यहाँ पर टीचर का आना और बच्चों का चुप हो जाना और टीचर ने जब कुछ बोला कि मैं आज टेस्ट लूँगा, ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? अभिधा व्यापार की। उन्होंने कुछ डिलीवर किया, अपने शब्दों से माध्यम से उन्होंने कुछ बोला। उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों को सुना और उन शब्दों को सुनने के बाद जब उन्हें उन शब्दों का मतलब पता चला और उनके अंदर के जो स्थायी भाव थे वो जागृत हुए, जिसमें तो सबसे पहले डर का भाव जागेगा कि हम लोग चाहे टेस्ट अच्छा दे पाएंगे भी या नहीं। इस तरीके के जो स्थायी भाव हैं वो जागृत होना शुरू होंगे। और ये जो प्ले चल रहा है, इसे जो लोग बाहर देखेंगे, इन प्ले को जो लोग देख रहे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे? वहां पर अब इस भाव का साधारणीकरण हो जाता है। साधारणीकरण कैसे होगा? विभाव कौन से हैं? विभाव क्या है? जिन्होंने स्थायी भावों को जगाया कि टीचर का वहां पर आना और बच्चों से ये चीजें कहना, ये जो कार्य हो रहा है, ये क्या है? एक तरीके से विभाव है। अगर मैं आपको इसे और डिटेल में ले जाऊं तो विभाव के टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो कंफ्यूजन आपको यहाँ पर हो सकती है। तो ये है टीचर और यहाँ पर बैठे हैं बहुत सारे बच्चे। तो टीचर यहाँ पर क्या हो गया? कौन सा विभाव हो जाएगा? आलंबन। तो टीचर यहाँ पर आलंबन विभाव हो जाएगा। इसे शॉर्ट में लिख देता हूं ए। और जो बच्चे हैं यहाँ पर हो जाएंगे आश्रय। ये दोनों के दोनों ही क्या है? विभाव है। इन विभावों को देख करके हमारे अंदर क्या है? इन चीजों की जो हमारे अंदर के स्थायी भाव थे, जो इन नाटकों को देख रहा होगा, उसके अंदर भी अपने क्लासरूम की बातें उसे याद आने लगेगी कि टीचर को देख करके कैसे जब उनके सरप्राइज टेस्ट हुआ करते थे तो उनके अंदर भी इसी प्रकार का डर का माहौल बन जाता था। उन्हें अपनी वो चीजें याद आने लगेंगी। तो यहाँ पर वो कुछ समय के लिए भूल जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा टीचर आया हुआ है, कौन से बच्चे बैठे हुए हैं, सब कुछ भूल जाएंगे। यहाँ पर वो एक सामान्य भूमि पर उतर आएंगे। वो किस चीज की है कि वहां पर कोई टीचर आकर के जब टेस्ट लेता है तो किस प्रकार की जो फीलिंग हमें होती है। तो यहाँ पर उस भाव का क्या है? साधारणीकरण हो गया। तो यहीं पर ही वो अपने निज मोह संकट जो होता है, अपने आप को भी भूल गए और जो वहां पर वो प्ले देख रहे हैं ये चीजें भी वो भूल जाते हैं
और जो वो भाव था उसका साधारणीकरण हो गया। तो जैसे ही इन भावों का साधारणीकरण हो जाता है तो रस की जो प्राप्ति है वो दर्शकों को हो जाती है और उसी को क्या कहते हैं, भोगकत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से जो रस की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी भाव को साधारणीकरण को और अच्छे से समझाने के लिए अभिनव गुप्त ने आगे बताया कि व्यक्ति क्या है, यहाँ पर व्यक्ति विशेष से मुक्त हो जाता है। इनके शब्द अलग है पर व्याख्या साधारणीकरण की ही कर रहे हैं। अभिनव गुप्त बताते हैं कि जब ये प्रक्रिया होती है तो व्यक्ति विशेष से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। आपने देखा, ये प्ले देखने के बाद जो लोग इस नाटक को देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि यहाँ बैठ के कुछ लोग क्या है, इन नाटकों को देख रहे हैं जो हो रहा था। तो कुछ समय के लिए ये अपने आप को भूल जाते हैं, व्यक्ति विशेष से चीजें खत्म हो जाती हैं बिल्कुल, और एक सामान्य भाव भूमि पर ये लोग जुड़ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। और ठीक जो देश काल की जो सीमा होती है कि वो कहाँ बैठे हैं, किस समय में है, सब भूल जाते हैं। केवल उन्हें वो भाव याद आता है कि जब कोई अध्यापक इस तरीके से सरप्राइज टेस्ट लेता है तो किस तरीके की भावना हमारे मन में आती है। तो उस अवस्था में ये लोग यहाँ पर आनंद की प्राप्ति कर रहे होते हैं उस चीज़ों को याद करके मन में। तो इस टाइम पे वो सब भूले रहते हैं, वो पूर्वाग्रहों से भी मुक्त हो जाते हैं। वो लोग कौन है, क्या है, उनके संस्कार क्या है, वो सब कुछ भूल जाते हैं कि वो अब कितने बड़े हो गए हैं, उनके घर परिवार भी है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ उन्हें एक चीज़ याद रहती है, वो वाला भाव, और वो एक तरीके से सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं जिसको उस तरीके की चीज़ें फील होती है। आचार्य थे धनंजय। तो धनंजय साधारणीकरण को लेकर के क्या बताते हैं, तो धनंजय सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि सामाजिक का विभाव कौन है। सामाजिक यानी सहृदय जो यहाँ बैठ करके नाटक को देख रहे हैं, विभाव, उसका विभाव कौन है, यानी कि उसके मन में जो स्थायी भावों को जगाया वो किसने जगाया, इन दोनों में से उन भावों को किसने जगाया। तो इसमें वो ये प्रश्न किस लिए उठा रहे हैं, वो ये प्रश्न इसलिए उठाते हैं क्योंकि अगर हम ये माने कि जो वहाँ पर प्ले हो रहा है, मान लो यहाँ पर रामायण का प्ले चल रहा है, क्योंकि उन्होंने उसी का एग्जाम्पल देकर के समझाया धनंजय ने, तो हम उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम आदि का प्ले चल रहा है। और अगर हम कहते हैं कि राम आदि को देख करके हमारे मन में वो स्थायी भाव जागे, यानी कि राम को विभाव मान ले, तो ये पॉसिबल है नहीं। क्योंकि असली राम को अगर हम मान करके विभाव को ग्रहण करेंगे तो हमारे संस्कार बीच में आएंगे, जैसा कि पहले कहा था। और अगर हम उसे राम नहीं मानेंगे तो हम लोग उससे एकत्व हो ही नहीं पाएंगे, हमारा जो भाव है उससे कनेक्ट ही नहीं होगा। तो जब वहाँ राम है ही नहीं तो साधारणीकरण किस चीज़ का होगा। तो इसलिए ये प्रश्न उठा रहे हैं कि सामाजिक का विभाव कौन है। तो इसी का उत्तर अब वो देते हैं अपनी तरफ से कि कवि जो वहाँ पर जिन राम को वो दिखा रहा है वो एक तरीके से असली राम तो नहीं है, परंतु जिस राम की कल्पना कवि ने वहाँ पर करी है वो धीरोदत्त है। धीरोदत्त यानी जिस राम को समाज के अंदर एक सम्मान की दृष्टि से या धीरोदत्त नायक के रूप में स्वीकार किया जाता है, उस तरीके के राम को वहाँ पर वो दिखाता है अपने अनुमान के हिसाब से। इसी बात को आप और अच्छे से समझ पाएंगे धनिक के उदाहरण से, जो कि इन्हीं की व्याख्या को पुष्ट करते हैं। ये कोई अलग से आचार्य नहीं है, इन्हीं के साथ है। वो कहते हैं कवि कोई योगी तो है नहीं जो कि अपने ज्ञान से या फिर कोई आंख बंद करे और उन ज्ञान से पता कर ले कि जो वास्तविक राम थे उनको किस तरीके की अनुभूति हुई थी और उसे दिखा दे नाटकों में। तो ऐसा होता है नहीं। तो इसलिए वो केवल अनुमान ही लगाता है कि राम ने ऐसा फील किया होगा और उसके चरित्र को कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करता है अपनी कल्पना के साथ मिश्रित करके कि जो लोग उस नाटक को देख रहे हैं वो उसको राम की तरह एक्सेप्ट कर पाए। यहाँ पर कवि अपनी कल्पना के माध्यम से उस राम को धीरोदत्त दिखाता है और फिर क्या है, वो विशेष भाव से वो मुक्त हो जाते हैं और उन भावों का साधारणीकरण हो जाता है कि जिन राम को वहाँ पर दिखाया जा रहा है उनके जो गुण है उसका साधारणीकरण होता है और लोग उसका क्या है, रसास्वादन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से धनंजय की ये दोनों प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पहली प्रक्रिया कहाँ पर पूरी हो जाती है, जब वो धीरोदत्त राम की जो कल्पना करते हैं वहाँ पर, और उसके बाद जब जो विशेष भाव है
जैसे कि विशेष राम का भाव वहां से मुक्त होकर के एक सामान्य भूमि पर उसका जब साधारणीकरण हो जाता है, जहां पर वो देश काल और किसी विशेष व्यक्ति सब चीजों को भूल जाते हैं, तो वो हो जाता है दूसरा चरण। तो यहाँ पर क्या है, साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है इस तरीके से पूर्ण हो जाती है। अगले आचार्य जो हम लोगों के समक्ष आते हैं वो है विश्वनाथ। विश्वनाथ एक प्रश्न के साथ आते हैं और कहते हैं कि चलो मान लिया राम आदि से रति की भावना क्या है लोगों तक, या जो नाटक जो देखते हैं उन तक पहुंचती है कि राम का जो प्ले उन लोगों ने देखा, राम सीता जो भी प्ले वहां पर चल रहा है उनको देख करके उन तक क्या है, उनकी भावना जो है इन्हीं को देख करके उनके मन में जो रति की भावना है या किसी प्रकार की भावना है वो जागृत होती है। परंतु विश्वनाथ यहाँ पर प्रश्न ये उठा रहे हैं कि वो जो भावना जागृत हुई है वो कैसे हुई, उसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे वो रीजन बताते हैं, विभाव आदि का साधारणीकरण हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से देखिए, जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया था सरप्राइज टेस्ट वाला, क्लासरूम का जो माहौल था उसको इसी उदाहरण से समझते हैं कि जो रस की प्राप्ति उन्हें हुई वो पहुंची कैसे वहां तक। तो वहां तक पहुंचने के पीछे वो बताते हैं वो विभाव आदि का जब साधारणीकरण हो जाता है। विभाव जब वो टीचर क्लास में आया, उन्होंने टेस्ट के लिए बोला, ये जो प्रसंग फैला और इसी प्रसंग को देख करके हमारे मन में कौन सा भाव जागृत हुआ, जो सरप्राइज वाला भाव इनके मन में, बच्चों के मन में जागृत हुआ था टीचर की बातों को सुन करके, सेम वो चीजें इन लोगों को भी याद आई और एक साधारण भाव भूमि तैयार हुई। और ये जो साधारण भाव भूमि जो तैयार हुई, इसके पीछे रीजन कौन सा था, इसके पीछे जो कारण थे वो भाव थे। वो टीचर था जिसने आकर के बच्चों को ये बात बोली और वो बच्चों के रिएक्शन थे, जिस रिएक्शंस को देख करके ये जो दर्शक है यानी सहृदय है उनका मन उससे एक हो पाया। तो विभाव का साधारणीकरण होने की वजह से ये क्या है, उन्हें रस की प्राप्ति हुई, यानी कि उनके मन में ये जो भाव थे जो नाटक में चल रहे थे उनके मन में भी आ गए। अगले जो आचार्य हैं जगन्नाथ है। जगन्नाथ कहते हैं कि जो भी नाटक वहां पर प्ले किया जा रहा है, जिसे किसी एक कवि ने लिखा है और उसे नट नटी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और उनके द्वारा जो भी क्रियाएं करी जा रही हैं, विभाव आदि जिन्होंने स्थायी भावों को जागृत किया किसके मन में, लोगों के मनों में। तो इन सब नाटकों को देखकर ही क्या है, उसके मन में यानी सहृदय के मन में वो भाव उस तक पहुंचे जो भाव वो लोग नाटक के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर वो एक चीज बताते हैं कि जब ये क्रिया चल रही होती है तो यहीं पर ही जो सहृदय होता है, कि सहृदय जो नाटक को बैठ करके देख रहा है उसके अंदर एक दोष पाया जाता है, जिसकी वजह से ही क्या है, साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो पाती है। और वो दोष क्या है, इस दोष को आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर जो प्ले मैंने आपको बताया था टीचर और स्टूडेंट का सरप्राइज टेस्ट वाला, जब ये जो प्ले किया गया यहाँ पर, इसे जब सहृदय देखता है तो इसके अंदर जो दोष आता है, इसी दोष की वजह से वो उस टीचर को भूल जाता है, उन बच्चों को भूल जाता है जो कि एक स्पेसिफिक है। उसे केवल एक ये प्रसंग याद आ रहता है, केवल इतना कि कुछ ऐसा उसके जीवन में भी कभी हुआ था, और उसे ये टीचर याद नहीं रहता, ना बच्चे याद रहते, उसे केवल वो भाव याद रहता है। उस भाव भूमि पर वो कनेक्ट हो जाता है जो कभी इसके साथ ये चीजें हुई थी। तो ये जो कनेक्शन हुआ और जो ये इस चीज को भूला कि वहां पर वो टीचर और बच्चों को भूल गया, और वो ये भी भूल गया कि ये सब वास्तविकता में नहीं हो रहा, नाटक चल रहा है। ये कौन कर सकता है, ये जो दोष पाया जाता है सहृदय के अंदर ही पाया जाता है, इसी को उन्होंने दोष बताया और इसी की वजह से साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है पूरी हो पाती है। ये जो दोष है कुछ इसी प्रकार का दोष है जैसे कोई सीप को चांद समझ ले। सीप आपने समुद्र के किनारे देखा होगा, वो चमकदार चीज, कोई उसे क्या समझ ले, चांद समझ ले। ये इसी प्रकार का दोष है। अब अगले आचार्य की ओर बढ़ते हैं जो कि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो साधारणीकरण बताया, ये साधारणीकरण मानते हैं आलम्बनत्व धर्म को। अब आलम्बन किसे कहते हैं, पहले उदाहरण देख लीजिए ये वाला, कि जो यहाँ पर टीचर था उसको देख करके पहले तो बच्चे जो शांत हुए, उसके बाद उन्होंने जो चीजें कही सरप्राइज टेस्ट के बारे में, तो उससे क्या हुआ, बच्चों के मन में एक भय सा जागृत हुआ कि आज टेस्ट होगा।
तो ये सब किसकी वजह से हो पाया? उनके मन में जो भाव जागृत हुए वो किसकी वजह से हो पाए? टीचर की वजह से। और जिसकी वजह से भाव जागृत होते हैं, हमारे स्थायी भाव, उसको क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। तो इस नाटक के अंदर ये जो टीचर है, ये क्या हो जाएगा? ये आलंबन हो जाएगा। और इस आलंबन को देख करके जिनके मन में स्थायी भाव जागृत हुए वो कौन है? ये बच्चे जो क्लास में बैठे थे, इनको हम क्या कहेंगे? आश्रय कहेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या है? उन भावों को अपने मन में आश्रय दिया, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। तो आप समझ पा रहे होंगे आलंबन और आश्रय। तो टीचर आलंबन हो गया, बच्चे क्या हो गए? आश्रय हो गए, जिन्होंने उस भाव को अपने मन में आश्रय दिया। तो ये जो आलंबनगत धर्म बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो इसी से संबंधित है कि आप देख पाएंगे कि टीचर की वजह से ही उनके मन का जो स्थायी भाव था वो जागृत हुआ। और वो जागृत होने के बाद ही क्या है कि इन प्रक्रियाओं को देख करके जो सहृदय, जो बाहर बैठा है, वो किसको देखेगा? उसके लिए अब ये आलंबन बन जाते हैं कि जब वो इन दोनों को देखता है तो उसके मन का जो स्थायी भाव है, जो पहले सोया पड़ा था, वो इन्हें देख करके जाग जाता है। तो देखेंगे अब इनके लिए, दर्शकों के लिए ये लोग क्या बन गए? आलंबन बन गए। अभी के लिए इसको इतना ही समझ लेते हैं। मैं एक जब साधारणीकरण के ऊपर जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, तो वहां पर हम इस विषय के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना काफी होगा कि उन्होंने साधारणीकरण किसे माना? आलंबनत्व धर्म को माना है कि साधारणीकरण है। और वो इस उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। अब अगले जो आचार्य हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र साधारणीकरण के विषय में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो साधारणीकरण है वो ना ही आलंबन का होता है और ना ही आश्रय का होता है। तो साधारणीकरण किसका होता है? सीधा कवि की अनुभूति का होता है। इसको बताने के लिए कहते हैं कि अपनी बातों को रख देना एक अलग बात होती है और अपने भावों को साधारणीकरण कर देना एक अलग चीज है। तो जो साधारणीकरण असल में होता है तो वो कवि की अनुभूति का ही होता है। कि जैसे अगर आप देखेंगे किसी कवि ने कोई रचना करी, जैसे एक रचना मान लेते हैं कि रामायण की रचना किसने करी? एक तुलसीदास जी ने रामायण की रचना करी। और इसी प्रकार से एक रामायण की रचना माइकल ने करी। तो माइकल क्या करते हैं? माइकल रावण को वहां पर उसका जो चरित्र है अच्छा दिखाते हैं, और तुलसीदास जी अब राम को क्या है? अपने उसमें अच्छा चरित्र दिखाते हैं। तो जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो जो तुलसीदास जी को पढ़ेगा वो राम को अच्छा कैरेक्टर मानने लग जाता है, और जो माइकल को पढ़ेगा वो रावण को अच्छा कैरेक्टर मानने लग जाता है। क्यों? ये कैसे हो पा रहा है? वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो कवि है उसने जो फील किया, उसने जो अनुभूति करी, उसी का उसने साधारणीकरण कर दिया। जैसे तुलसीदास का रामायण आप पढ़ रहे हैं तो उसने इन अपने भावों का साधारणीकरण करा, तो इसलिए आप उसके साथ उनकी जो भाव भूमि थी उस पे अपने आप को मैच कर पाए, उससे अपना जो भावना थी एकत्व की वो बिठा पाए। ठीक उसी प्रकार से जो माइकल की रचना को पढ़ेगा तो वो माइकल के साथ अपने जो भाव थे, जो भी उसकी जो कल्पना है, अपनी उस कल्पनाओं को माइकल की भाव भूमि के साथ अपने आप को क्या है? जोड़ पाएगा, साधारणीकृत कर पाएगा। तो इसलिए डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, किसी आलंबन का नहीं, किसी आश्रय का नहीं। अगर आप ध्यान से एक बात गौर करेंगे, जो आश्रय है एक तरीके से जो भी इन्होंने अपनी रचना में प्रस्तुत किया होगा वो एक तरीके से कवि के द्वारा निर्मित किया ही गया है। वो एक तरीके से कवि का ही क्या है? पुत्र है। और वो उसी तरीके से उस चीज को रखेगा, और आप उसे जब देखेंगे तो उसके साथ भी आपका जो भावकत्व है वो जुड़ ही जाएगा। आप क्या है? उसके साथ, उसके भावों के साथ आपका साधारणीकरण हो जाएगा। इसीलिए सेम व्यक्ति के ऊपर लिखी गई रचनाओं को पढ़ने के बावजूद किसी में हम राम को अच्छा कैरेक्टर मान रहे हैं और किसी में रावण को। तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। तो ये था साधारणीकरण का टॉपिक। आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।